तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एंगुलर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टू वे बाइंडिंग। हम इसको टू वे बाइंडिंग भी कहते हैं या टू वे डेटा बाइंडिंग भी कहते हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा एंगुलर डेवलपर्स के हिसाब से, तो इस लेक्चर को आपने एंड तक वॉच करना है। तो ये हमारा एंगुलर का पार्ट नंबर 17 होगा और मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल। और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो टू वे बाइंडिंग को समझते हैं, ठीक है। तो देखो आगे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, मतलब कितनी टाइप्स है हमारे पास बाइंडिंग की, डेटा बाइंडिंग की एंगुलर के अंदर। तो यहाँ पे देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर, मतलब एंगुलर के अंदर हमारे पास बाइंडिंग की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो है हमारे पास वन वे बाइंडिंग और दूसरी है हमारे पास टू वे बाइंडिंग। भाई देखो वन वे बाइंडिंग को तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं टू वे बाइंडिंग, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो मैं इस लेक्चर के अंदर आपको दोनों के दरमियान डिफरेंस भी बताऊंगा, वन वे बाइंडिंग और टू वे बाइंडिंग के दरमियान। तो यहाँ पे आ जाओ। देखो बाइंडिंग इन एंगुलर, ठीक है। एंगुलर के अंदर जो बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, पहले इसको समझो। भाई देखो जब भी हम अपना एंगुलर का कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, तो उस कंपोनेंट के अंदर हमें एक क्लास भी मिलती है और हमें एक HTML टेम्पलेट भी मिलती है। मतलब जब भी हम अपना कंपोनेंट बनाते हैं तो हमें एक क्लास मिलती है ना, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, फंक्शंस वगैरह बनाते हैं। और HTML टेम्पलेट मतलब जो हमारी एप्लीकेशन का व्यू होता है, जिसके अंदर हम अपने यूज़र इंटरफेस का सारा काम करते हैं, HTML की कोडिंग करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान ना हमें बाइंडिंग करवानी पड़ती है, मतलब इन दोनों के दरमियान हमें कम्युनिकेशन करवानी पड़ती है। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, ये दो तरीकों से होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई है और उन प्रॉपर्टीज़ को मुझे अपनी HTML टेम्पलेट के अंदर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। मतलब क्लास से डेटा पास करना है अपने HTML टेम्पलेट में। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा वन वे बाइंडिंग। मतलब एक तो वन वे बाइंडिंग इस तरह से होती है और दूसरी वन वे बाइंडिंग किस तरह से होगी, जिस तरह से यहाँ पे देखो हमारे पास क्लास है, HTML टेम्पलेट है। तो अब मुझे क्या करना है, अपने HTML टेम्पलेट से डेटा पास करना है, कहाँ पे, अपनी क्लास के अंदर। जिस तरह भाई मैं कह रहा हूँ मेरे HTML टेम्पलेट में एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उसका डेटा मुझे कहाँ पे पास करना है, अपने क्लास की किसी प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर करवाना है। तो ये भी आपके पास कहलाएगी वन वे बाइंडिंग। मतलब अगर ये आप पहला देखो ऊपर, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एट अ टाइम सिर्फ क्लास से डेटा कहाँ जा रहा है, HTML टेम्पलेट में जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे नीचे देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एट अ टाइम सिर्फ डेटा HTML से कहाँ पास हो रहा है, क्लास में पास हो रहा है। तो ये तो होती है वन वे बाइंडिंग। अब मैं आपको बताता हूँ टू वे बाइंडिंग में क्या होता है। भाई यहाँ पे देखो हमारे पास क्लास है और HTML टेम्पलेट है। अब देखो अब रिक्वायरमेंट ये है कि एट अ टाइम मुझे अपने क्लास का डेटा HTML टेम्पलेट में भी भेजना है और HTML टेम्पलेट का डेटा क्लास में भेजना है। मतलब ये दोनों काम एट अ टाइम परफॉर्म होने चाहिए। मतलब क्लास का डेटा मुझे HTML में पास करना है और HTML का डेटा मुझे अपने क्लास में पास करना है, और ये दोनों काम एट अ टाइम होने चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं टू वे बाइंडिंग। मतलब यहाँ पे देखो जो मैंने ऊपर आपको दो फिगर से समझाया, ये वन वे बाइंडिंग था, क्योंकि एट अ टाइम एक ही जगह से ट्रांसफर हो रहा था, मतलब एक ही जगह से डेटा फ्लो हो रहा था। लेकिन देखो टू वे बाइंडिंग में क्या है कि एट अ टाइम दो तरफ से डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास किसका, टू वे बाइंडिंग का। तो भाई देखो इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किस तरह से करेंगे अपनी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर, उसको भी एक एग्जाम्पल में करके दिखाता हूं मैं आपको। और वो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो टू वे बाइंडिंग की एक एग्जाम्पल मैं करवाने जा रहा हूँ। पहले इसको यहाँ पे डायग्राम से समझो, फिर इसको मैं लेके आऊंगा हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर विजुअल स्टूडियो कोड में। तो भाई देखो हमारे पास एक क्लास फाइल होती है ना, और क्लास फाइल कहाँ पे होती है, इस फाइल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मेरे कंपोनेंट का जो नाम है उस नाम से हमारी ये फाइल होती है, फॉर एग्जाम्पल example.component.ts। इसके अंदर हमारी क्लास होती है ना, क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज फंक्शंस वगैरह बनाते हैं। तो इस फाइल के अंदर जो क्लास होगी उसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, उसके अंदर मैं बनाऊंगा एक प्रॉपर्टी, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी का नाम मैं क्या रखूंगा, नेम, और उसके अंदर वैल्यू में क्या पास कर दूंगा, आदिल। मतलब ये जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है जिसका नाम क्या रखा है, नेम, और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करवाई है मैंने, अपना नाम आदिल। तो ये नेम क्या है, इस नेम को मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी, और ये मैंने कहाँ बनाई है, अपनी क्लास के अंदर। और क्लास हमारी कौन सी फाइल के अंदर मौजूद है, इस फाइल के अंदर मौजूद है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पे अपने HTML टेम्पलेट के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा। और देखो अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना, जिसका नाम क्या रखा है, नेम,
इस प्रॉपर्टी का डेटा मुझे अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवाना है। मतलब ये जो मेरी क्लास है, क्लास का डेटा मुझे कहां पे फ्लो करवाना है, अपनी HTML टेम्पलेट के अंदर। इसका मतलब ये जो नेम प्रॉपर्टी है ये डिस्प्ले हो जानी चाहिए हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। और देखो नेम प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्या नाम पास किया, अपना नाम पास किया आदिल। तो ये देखो ये डेटा पास हो रहा है हमारी क्लास से कहां पे, हमारी HTML टेम्पलेट में। तो ये तो वन वे बाइंडिंग है ना। अब टू वे बाइंडिंग किस तरह से होगी भाई, यहां पे देखो। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे ही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी नाम अपडेट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अभी क्या लिखा हुआ है, आदिल। भाई मैं कहता हूं मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अपडेट करनी है, तो मैं कहता हूं आदिल की जगह मुझे इसका नाम क्या सेट करना है, कुमार। तो भाई देखो अब जैसे ही मैंने आदिल को हटा के इसका नाम क्या सेट कर दिया, कुमार, तो ये जो नाम है कुमार ये कहां पे सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा हमारी नेम प्रॉपर्टी के अंदर। और नेम प्रॉपर्टी हमारी कहां पे मौजूद है, हमारी क्लास के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये जो दोनों काम है ये एट अ टाइम परफॉर्म हो रहे हैं। किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं कि भाई यहाँ पे देखो क्लास का डेटा हमारे HTML टेम्पलेट में पास हो रहा है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे HTMल टेम्पलेट के अंदर अपने टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी अपडेशन परफॉर्म की तो वो डेटा हमारी प्रॉपर्टी के अंदर भी अपडेट हो जाएगा। तो ये दोनों काम एट अ टाइम हो रहे हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कहते हैं टू वे बाइंडिंग या टू वे डेटा बाइंडिंग। तो ये एग्जाम्पल है जिसका प्रैक्टिकल अब मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो ये प्रैक्टिकल आप समझ जाओगे तो आपको टू वे डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो भाई यहाँ पे देखो टू वे बाइंडिंग को परफॉर्म करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक पहले से कंपोनेंट बना के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको पता है हमारे सारे कंपोनेंट्स कहाँ पे बनते हैं, SRC का फोल्डर है यहाँ पे देखो, और SRC के अंदर हमारे पास ऐप का फोल्डर होता है। और देखो ऐप के फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने पहले से कंपोनेंट बना के रखा हुआ है। देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा टू वे। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये देखो इसके अंदर ये सारी फाइल्स हैं, HTML फाइल है, TS फाइल है। तो यहाँ पे देखो ये जो टू वे मेरा कंपोनेंट है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे अपने app.component.html में यहाँ पे देखो इस तरह से कॉल किया हुआ है। और यहाँ पे देखो इसकी जो TS फाइल है, TS फाइल मतलब जो कि हमारी क्लास फाइल होती है, उसको यहाँ पे देखो मैंने ओपन किया हुआ है। और टू वे की ये जो कंपोनेंट की HTML फाइल है, ठीक है, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टू वे वर्क्स। तो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर में दिखाऊं तो यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है, ये पहले एक पैराग्राफ नजर आ रहा है और फिर टू वे वर्क्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो भाई देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, देखो ये टू वे वर्क्स है ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी कौन सी HTML की फाइल है, टू वे कंपोनेंट की जो HTML फाइल है उसके ऊपर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। देखो नजर आ रहा है आपको। तो इनपुट लिख के मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब इसकी जो TS फाइल है मतलब ये जो क्लास फाइल है उसके अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसका मैं नाम यहाँ पे रख रहा हूँ नेम, और इसके अंदर मैं अपना नाम स्टोर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आदिल। क्या नाम स्टोर कर दिया मैंने, यहाँ पे आदिल स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी को जिसका नाम क्या है नेम, इसको मैं डिस्प्ले करवाता हूँ यहाँ पे हमारी ये जो HTML फाइल है इसके नीचे। यहाँ पे देखो मैं H2 ओपन करता हूँ और H2 के अंदर यहाँ पे मैं इंटरपोलेशन ओपन कर लेता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे मैं ये जो प्रॉपर्टी थी जिसका मैंने नाम क्या रखा था नेम, उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो भाई यहाँ पे देखो अभी डेटा यहाँ से हमारी क्लास से ये वाला जो डेटा है, जो प्रॉपर्टी है, ये कहाँ पे आ चुका है, ये यहाँ पे आ चुका है हमारे HTML टेम्पलेट में। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब भी मैं कुछ राइट करूंगा ना तो वो अपडेट होना चाहिए हमारी इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये काम किस तरह से करूंगा यहाँ पे देखना। भाई देखो यहाँ पे अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ अपनी टू वे बाइंडिंग का। उसके लिए हम एक डायरेक्टिव यूज करते हैं, एंगुलर की एक बिल्ट इन डायरेक्टिव यूज करते हैं जिसका नाम है ng मॉडल। तो ng मॉडल में यहाँ पे किस तरह से लगाऊंगा, देखो पहले स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं पेरेंथीसिस पास करूंगा और फिर इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ng मॉडल, ठीक हो गया। और देखो ये जो इसका क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके बाद डबल कोट्स के अंदर वो जो मेरी प्रॉपर्टी थी जो मैंने अपनी क्लास के अंदर बनाई है उसका नाम मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ नेम। लेकिन अभी देखो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, देखो ng मॉडल की जो पूरी लाइन है यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई देखो ये जो ng मॉडल की डायरेक्टिव है ना, ये एक सेपरेट मॉड्यूल से आती है। कहां से आती है, एक सेपरेट मॉड्यूल से आती है। तो अभी तक मैंने वो वाला मॉड्यूल ऐड नहीं किया, इसलिए देखो ng मॉडल के नीचे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो ng मॉडल को यूज करने से पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। मॉड्यूल कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो ये जो हमारी app.module.ts वाली फाइल होती है ना, मतलब
जो हमारा ऐप कंपोनेंट होता है जो बिल्ट इन आता है हमारी एंगुलर ऐप के साथ, उसके अंदर ये वाली फाइल है ना app.module.ts, ठीक है। तो आप इसके अंदर आ जाओ और यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो देखो ये जो टॉप पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ और यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रहा है फॉर्म्स मॉड्यूल। तो फॉर्म्स मॉड्यूल को आप यहाँ पे जैसे एंटर करोगे, देखो ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे खुद से ऐड हो गई। मतलब देखो एंगुलर फॉर्म्स का ये जो मॉड्यूल है, इससे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मॉड्यूल निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो यही जो हमारे पास पैकेज है, मॉड्यूल है, इसी के अंदर हमारे पास वो ng मॉडल हमें मिलता है। तो इसको मैंने कौन से एलियास में स्टोर कर दिया, यहाँ पे देखो फॉर्म्स मॉड्यूल। और अब ना इसको आपने यहाँ पे भी इंपोर्ट करना है। नीचे आ जाओ थोड़ा सा, देखो एक तो डिक्लेरेशंस का एरे होता है यहाँ पे ng मॉड्यूल में, और नीचे आ जाओ यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट्स का भी एरे नजर आएगा। यहाँ पे देखो अभी क्या ऐड हुआ है, ब्राउजर मॉड्यूल, ठीक है। इसके नीचे मैं यहाँ पे देखो कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे अब मैं अपना ये जो फॉर्म्स मॉड्यूल था उसको यहाँ पे इस तरह से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मतलब देखो अगर आपको ng मॉडल को यूज करना है ना, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल को इस तरह से इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसी फॉर्म्स मॉड्यूल को आपने यहाँ पे ऐड करवाना पड़ेगा इंपोर्ट्स के अंदर। ये इंपोर्ट्स का जो एरे नजर आ रहा है इसके अंदर आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आप ng मॉडल को यूज नहीं कर सकते। तो देखो अब आते हैं यहाँ पे, देखो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और अब चलते हैं यहाँ पे, देखो ये जो हमारी HTML फाइल है, तो यहाँ पे देखो अब एरर चला गया। देख रहे हो इसी लाइन के नीचे एरर हमें मिल रहा था ना, तो वो एरर अब चला गया, ठीक है। तो देखो इस टेक्स्ट बॉक्स का जो भी डेटा है ng मॉडल क्या करेगा, उसको बाइंड करवा देगा हमारी नेम प्रॉपर्टी के साथ। और ये नेम प्रॉपर्टी कहाँ पे डिफाइन हुई हुई है, ये डिफाइन हुई हुई है हमारे क्लास के अंदर। तो भाई देखो फर्स्ट टाइम जब मैं अपनी इस एप्लीकेशन को ब्राउजर पे रन करूंगा, तो ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या नजर आएगा, इसके अंदर मुझे वैल्यू नजर आएगी आदिल। और ये आदिल हमें कहाँ से मिल रहा है, आदिल मिलेगा हमें इस नेम की प्रॉपर्टी में से, ठीक है। उसके बाद जब मैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी अपडेट करूंगा, तो वो वैल्यू हमें ये जो हमारी प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे बनाई है, इसके अंदर अपडेट होके मिल जाएगी। क्योंकि देखो यही जो नेम वाली प्रॉपर्टी है ना, इसको मैंने यहाँ भी डिस्प्ले करवाया हुआ है, देख रहे हो H2 के अंदर। तो जो भी अपडेशन परफॉर्म होगी वो यहाँ पे मुझे H2 के अंदर नजर आएगी, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, आदिल। और नीचे देखो H2 के अंदर जो मैंने डिस्प्ले करवाया हुआ था अपनी नेम की प्रॉपर्टी, उसके अंदर भी हमें क्या मिल रहा है, आदिल। लेकिन अब देखो, अब अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्लास का डेटा हमारे HTML टेम्पलेट के टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है। लेकिन अब देखो, अब मैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा चेंज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखता हूं कुमार। तो ये देखो जैसे ही मैंने कुमार लिखा, तो कुमार कहां पे जाके अपडेट हुआ, हमारी क्लास की प्रॉपर्टी के अंदर। और वही प्रॉपर्टी मैंने देखो नीचे डिस्प्ले करवाई हुई थी, उसके अंदर रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, कुमार। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली टू वे बाइंडिंग का। आप इसके अंदर चेंजिंग करो, आप इसके अंदर कुछ भी लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेम चोपड़ा, ठीक है। तो देख रहे हो चौपेरा हो गया ये, तो प्रेम चोपड़ा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास किसका, टू वे बाइंडिंग का, कि भाई क्लास से डेटा HTML टेम्पलेट में पास हो रहा है और फिर HTML टेम्पलेट का डेटा क्लास के अंदर पास हो रहा है, और ये दोनों काम एट अ टाइम परफॉर्म हो रहे हैं। मतलब आप समझ लो कि आपकी जो क्लास है और जो आपकी HTML टेम्पलेट है वो सिंक हुई हुई है। मतलब कहीं भी अपडेशन परफॉर्म होगी तो डेटा आपका अपडेट होगा। और देखो इस कॉन्सेप्ट के लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव जिसका बहुत ज्यादा यूज होगा आगे जाके भी, जिसका क्या नाम है, ng मॉडल, ठीक है। तो अब आते हैं वापस इसकी थियरी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये फिगर भी हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर ली, तो आपको और अच्छे समझ में आ गया होगा टू वे बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ इसकी कुछ थियरी है। देखो टू वे बाइंडिंग, यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, टू वे डेटा बाइंडिंग रेफर्स टू शेयरिंग डेटा बिटवीन अ कंपोनेंट क्लास एंड इट्स HTML टेम्पलेट। मतलब देखो टू वे बाइंडिंग किस चीज को रेफर कर रही है, कि जो हमारी क्लास और HTML टेम्पलेट होती है, इसके दरमियान जो हमारा डेटा होता है उसकी जो शेयरिंग होती है, उस कॉन्सेप्ट को हम कह रहे हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। मतलब क्लास का डेटा HTML टेम्पलेट में भी जाएगा और आपकी जो टेम्पलेट है उसका डेटा क्लास में भी आएगा। फिर यहाँ पे देखो, इफ यू चेंज डेटा इन वन प्लेस इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट एट अदर एंड। इसका मतलब आप कहीं से भी अपडेट करते हो, मतलब अगर आप एक जगह पे अपडेट करोगे तो दूसरी जगह पे उसका रिजल्ट इफेक्ट होगा। मतलब आपने एक जगह पे अपडेट किया तो उसका जो अपडेशन है वो दूसरी जगह पे भी रिफ्लेक्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट है टू वे डेटा बाइंडिंग का। फिर यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ द इनपुट बॉक्स देन इट विल ऑल्सो अपडेट द वैल्यू ऑफ द
अटैच प्रॉपर्टी इन अ कंपोनेंट क्लास। देखो यही एग्जांपल अभी मैंने आपको डायग्राम से भी समझाई और विजुअल स्टूडियो कोड में इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप अपने इनपुट बॉक्स मतलब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज करते हो तो वो डेटा आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने अटैच करवाई होगी उसके अंदर भी अपडेट होगा हमारी कंपोनेंट क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जाम्पल हो गई। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एनजी मॉडल डायरेक्टिव, मतलब आप समझ लो कि जिसने हमें टू वे बाइंडिंग अचीव करके दी है वो सारा काम किसने करके दिया है, एनजी मॉडल डायरेक्टिव ने। तो यहाँ पे देखो द एनजी मॉडल डायरेक्टिव विथ स्क्वायर ब्रैकेट एंड पेरेंथीसिस सिंटेक्स ऑल्सो नोन एज बनाना बॉक्स सिंटेक्स। मतलब भाई देखो एंगुलर की जो टीम है ना वो इस सिंटेक्स को क्या कहती है, बनाना बॉक्स सिंटेक्स। बनाना बॉक्स सिंटेक्स क्यों कहती है, क्योंकि देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉक्स को, और इसके अंदर ये जो पेरेंथीसिस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बनाना को। क्योंकि बनाना आपको पता है ना इस तरह से कर्व होता है, और बॉक्स यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट को रेफर कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द एनजी मॉडल डायरेक्टिव सिंक्स वैल्यूज फ्रॉम द यूआई टू अ प्रॉपर्टी एंड वाइस वर्सा। यूआई किससे कह रहा है, यूआई कह रहा है हमारी जो एचटीएमएल टेम्पलेट थी, और प्रॉपर्टी हमने कहाँ बनाई थी, अपनी क्लास के अंदर। और देखो क्या कह रहा है, वाइस वर्सा, मतलब डेटा यूआई से प्रॉपर्टी में भी जाएगा और प्रॉपर्टी से वापस यूआई में भी आएगा। तो ये काम हमने किसकी मदद से किया था, मतलब ये जो सिंकिंग है वो किस तरह से की थी, एनजी मॉडल डायरेक्टिव को यूज करके। फिर यहाँ पे देखो So whenever the user changes the value on UI, the corresponding property value will get automatically updated। मतलब जब भी यूजर हमारी UI के अंदर चेंजिंग करेगा ना तो ऑटोमेटिकली उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी, जो आपने अपने उस UI के साथ अटैच की होगी। जिस तरह हमने एक प्रॉपर्टी थी नेम, उसको अटैच किया हुआ था हमारे टेक्स्ट बॉक्स के साथ। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो, अब देखो थोड़ा सिंटेक्स को बता रहा है भाई। यहाँ पे देखो सिंटेक्स के अंदर दो चीजें थी, स्क्वायर ब्रैकेट था और पेरेंथीसिस था। तो भाई देखो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रीब्यूट को। भाई देखो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टी बाइंडिंग पढ़ी थी, हमने क्लास बाइंडिंग पढ़ी थी, तो वहां पे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया था। क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम कर रहे थे, क्लास बाइंडिंग कर रहे थे, वो हम एट्रीब्यूट की मदद से कर रहे थे। तो समझ लो कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एट्रीब्यूट्स को रेफर करता है। फिर आ जाओ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, पेरेंथीसिस। तो भाई देखो पेरेंथीसिस किसको रिप्रेजेंट करता है, इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इवेंट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट भी लिया था, जिस तरह हमने क्लिक इवेंट पढ़ा था, डबल क्लिक पढ़ा था, की प्रेस पढ़ा था। तो वो जो इवेंट्स हैं उसको हम किसके अंदर रखते थे, पेरेंथीसिस के अंदर रखते थे। तो भाई यहाँ पे देखो ये जो एनजी मॉडल है ना ये उन्हीं दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। मतलब बनाना इन द बॉक्स, कि भाई पहले बॉक्स है और उसके इनसाइड में आपने क्या लिखना है, यहाँ पे पेरेंथीसिस। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है ये एनजी मॉडल डायरेक्टिव का सिंटेक्स काम करता है। फिर यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, द एनजी मॉडल सिंटेक्स इज द रिकमेंडेड वे ऑफ टू वे डेटा बाइंडिंग। मतलब एंगुलर के अंदर जो टू वे बाइंडिंग को अचीव करने का रिकमेंडेड तरीका है ना वो यही है एनजी मॉडल। क्योंकि भाई देखो ये जो टू वे बाइंडिंग है हम दूसरे तरीके से भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी तरीका हो जाता है। तो एंगुलर ने क्या किया, हमें एक डायरेक्टिव प्रोवाइड कर दी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी टू वे डेटा बाइंडिंग को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट। देखो क्या कह रहा है, if you are using ng model in your angular app then you have to add below line inside app.module.ts file। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप ng मॉडल को यूज करना चाह रहे हो तो आपने एक लाइन लिखनी है। कहाँ पे लिखनी है, अपनी app.module.ts फाइल के अंदर। मतलब कौन सी मॉड्यूल फाइल के अंदर, ऐप वाली। मतलब ऐप जो हमारा रूट कंपोनेंट होता है उसके अंदर एक हमें मॉड्यूल फाइल भी मिलती है ना, तो उसके अंदर आपको ये वाली लाइन लिखनी है। कौन सी, देखो इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट लगा के फॉर्म्स मॉड्यूल फ्रॉम, और ये देखो @angular/forms। क्योंकि इसी के अंदर फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका ये एनजी मॉडल का डायरेक्टिव। अगर आप इसको ऐड नहीं करोगे और फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करवाओगे अपनी इस फाइल के अंदर तो आपका ये एनजी मॉडल काम नहीं करेगा। मतलब हमने क्या किया था, सबसे पहले अपनी app.module के अंदर इस लाइन को ऐड करवाया था, और फिर थोड़ा सा नीचे जाके वहां पे जो इंपोर्ट्स का एरे था उसके अंदर मैंने अपना ये फॉर्म्स मॉड्यूल वहां पे रजिस्टर करवाया था। तो अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको वो एनजी मॉडल यूज करने नहीं देगा। हमारे केस में एरर आ रहा था, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।